नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी नोट पर आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 7। वागले और विमल होटल सी व्यू पहुँचे। वहाँ मोटे तौर पर उन्होंने होटल का निज़ाम वैसा ही पाया जैसा कि बखिया के ज़माने में था। होटल की 2 से 5 तक की 4 मंजिलें अब भी पहले की भांति सील थी। इकबाल सिंह फ़ोन पर उपलब्ध नहीं था। उसे फ़ोन किए जाने पर विमल को वही पहले वाला स्टैंडर्ड जवाब मिला कि नाम, पता और टेलीफोन नंबर बता दो, साहब से बात करा दी जाएगी। सारा दिन वे होटल की लॉबी में मंडराते रहे। उन्हें इकबाल सिंह के दर्शन ना हुए। वो ये तक ना जान सके कि इकबाल सिंह होटल में था भी या नहीं। आने जाने के लिए वागले बोला, कहीं इकबाल सिंह वो खुफिया रास्ता तो इस्तेमाल नहीं करता जो कि तहखाने से शुरू होकर होटल से 2 फरलांग दूर कंपनी की ही प्रॉपर्टी एक इमारत तक एक सुरंग से होकर गुजरता है। वही रास्ता जिससे तुम्हें छुड़ाने के लिए संध्या ने मुझे होटल की सील्ड मंजिलों तक पहुंचाया था। हो सकता है, विमल गंभीरता से बोला, ये भी हो सकता है कि इकबाल सिंह यहाँ रहता ही ना हो। वो अपनी बीवी लवलीन के साथ अपने खार वाले बंगले में रहता हो। हाँ, वागले बोला, ये भी हो सकता है। वे खार पहुँचे। वहाँ इकबाल सिंह के बंगले को ताला लगा मिला। आस पड़ोस से पूछताछ द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर न प्राप्त हो सका। अब वो कंपनी का बिग बॉस है, वागले बोला। बखिया की जगह वो हेडक्वार्टर में ही रहता होगा, बेशुमार बॉडीगार्ड के संरक्षण में। फिर तो होटल सीवी को ही बेचने की कोई तरकीब सोचनी होगी, विमल बोला। हाँ, बहरहाल इकबाल सिंह हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तो जोरी बाजार चलो। जोहरी बाजार का जोग्राफिया नापने के बाद विमल को और भी ज़रूरी लगने लगा कि उन्हें कहीं से अंडरग्राउंड सीवर नेटवर्क की मुकम्मल प्रमाणिक जानकारी हासिल होनी चाहिए थी। स्वयं को डाकघर विभाग के कार्यकर्ता जाहिर करके उन्होंने कई मैनहोल कवर उठाकर भीतर झांका तो पाया कि वहाँ सभी सीवर रूट 5 फुट क्लियरेंस वाले नहीं थे। उन्होंने कुछ सीवर पाइप केवल 2 फुट क्लियरेंस वाले पाए, जबकि मैनहोल कवर सभी एक प्रकार के थे। केवल मैनहोल कवर देखकर ये नहीं जाना जा सकता था कि उसके नीचे कौन सा सीवर रूट छुपा हुआ था। बड़ा उनके मतलब का या छोटा उनके लिए बेमानी। अगले रोज़ उन्होंने सुनारों की मार्केट में काफ़ी वक्त ज़ाया किया। नतीजतन विमल ने यह जाना कि मार्केट के दुकानदार काफ़ी समृद्ध थे और अधिकतर रखने के लिए अपनी दुकान की सेफ पर ही निर्भर करते थे। जिनको अपनी दुकान की सेफ आधुनिकता के लिहाज से पिछड़ी मालूम होती थी और जो कुछ ज़्यादा ही डरपोक थे, वही अपना कीमती माल मार्केट की बेसमेंट में बने विशाल वॉल्ट के लॉकर में रखते थे। उससे अगले दिन नए ठिकाने पर मीटिंग थी। नया ठिकाना बंदरगाह के इलाके में स्थित एक बहुत बड़ा यार्ड था। यार्ड में कुल जहान का लोहे का कबाड़ भरा हुआ था। उसके अग्रभाग में एक 2 मंजिला इमारत थी, जिसकी ऊपरी मंजिल को ऐन सड़क पर से सीढ़ियाँ जाती थी। निचली मंजिल पर दुकानें थी, लेकिन उन दिनों उनमें से एक भी आबाद नहीं थी। आसपास भी वैसे ही आयरन स्क्रैप या टिम्बर यार्ड या ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ और क्लियरेंस एजेंसियों के गोदाम होने की वजह से उस इलाके में रिहाइश बहुत कम थी। विमल और वागले जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुबारक अली, जॉर्ज सेबेस्टियन, सतीश आनंद और जामवंत राव को पहले ही वहाँ मौजूद पाया। उनके अलावा वहाँ एक काली भुजंग भारी भरकम औरत और एक उतना ही काला लेकिन दुबला पतला नौजवान मौजूद थे। मालूम हुआ कि नौजवान खांडेकर था और काली भुजंग औरत का बेटा था। औरत का कोई नाम उन्हें ना बताया गया, अलबत्ता उसे हर कोई आंटी कहकर पुकारता था। और आगे मालूम हुआ कि माँ बेटे की वो टीम वास्तव में फैंस चोरी का माल इधर से उधर करने का धंधा करती थी। मुबारक अली अपने अभियान के प्रति कितना आशावादी था, ये इस बात से भी जाहिर होता था कि वॉल्ट की डकैती से जो जेवर, हीरे जवाहरात वगैरह उन लोगों के हत्थे चढ़ने थे, उनके फैंस का इंतज़ाम उसने पहले से किया हुआ था। माँ बेटे की वो टीम सालों से सफलतापूर्वक चोरी के माल की खरीद फरोख्त का धंधा चला रही थी। उनके धंधे की कामयाबी में उस आयरन स्क्रैप यार्ड का बहुत बड़ा हाथ था। कभी रेड का अंदेशा होने पर लोहे के कबाड़ में छुपाया गया कीमती माल बाद में अगर कोई ढूंढ कर निकाल सकता था तो खुद आंटी ही निकाल सकती थी।
पुलिस की टीम उस यार्ड को हफ्ता 10 दिन भी टटोलती रहती तो माल की उन्हें भनक भी ना लगती। बाद में विमल को बताया गया कि उस अभियान में होने वाला तमाम का तमाम खर्चा आंटी की आंटी से निकलना था। उसके बदले में डकैती में बिना कोई सक्रिय योगदान दिए माँ बेटे की उस टीम को माल में बराबर का हिस्सा मिलना था। उसी हिस्से में बतौर फैंस उनकी कमीशन भी शामिल मानी जाती थी। सामने के जिस कमरे में वे सब मौजूद थे उसमें आंटी थोड़ी देर ही टिकी। अपने वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मुबारक अली बोला, कुछ खास संपर्कों के, कॉन्टैक्ट्स के शागिर्द जॉर्ज सेबेस्टियन ने दुक्की लगाई। जरिए हमारा खांडेकर भी वॉल्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। क्या जानता है? विमल बड़ी बारीकी से खांडेकर का मुआयना करता हुआ बोला। बता भाई कालू, तू क्या जानता है? मैं, खांडेकर खंखार का गला साफ करता हुआ बोला, वॉल्ट की कुछ टेक्निकल डिटेल्स जानता हूँ। जब वॉल्ट बनना शुरू हुआ था तो सारी मुंबई की दिलचस्पी उसमें पैदा हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट वॉल्ट था। पहले तो वॉल्ट सिर्फ बैंकों में होते थे और उनको प्रयोगों में लाने की सुविधा सिर्फ बैंक के क्लाइंटों को, अकाउंट होल्डरों को होती थी। ऐसा प्राइवेट वॉल्ट तो शहर में पहला बना था। आईसी, तब वॉल्ट की खूबियों का और उसकी सुरक्षा पद्धति का शहर में आम चर्चा हुआ करता था। जो प्रसिद्ध कंपनी वो वॉल्ट बना रही थी वो भी वॉल्ट की टेक्निकल डिटेल्स को छुपाना नहीं चाहती थी। तब अखबारों तक में छपा करता था कि कैसे वो अत्याधुनिक वॉल्ट एकदम बर्गलरी प्रूफ था। मसलन वॉल्ट के दरवाजे की बाबत सुनो। वो 20 टन वजन का ठोस इस्पात का 2.5 फुट मोटा दरवाज़ा है जो जब वैसे ही मजबूत अपनी चौखट से जाकर लगता है तो एक चक्का घुमाने से उसमें से 1.5 फुट व्यास के 3 पिस्टन निकलते हैं जो जाकर चौखट में बने अपने खांचों में यूं दफन हो जाते हैं कि चौखट और दरवाज़ा वन पीस बन जाता है। पिस्टन और उसके खांचे में 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से जितनी भी चीरी नहीं रह जाती। ये तो हुआ दरवाज़ा बंद करने का मैकेनिकल इंतज़ाम। ऐसे ही 6 अपेक्षाकृत पतले पिस्टन दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद बिजली से चलते हैं। इस इंतज़ाम को वॉल्ट वाले इलेक्ट्रिक लॉकिंग गियर कहते हैं। तुम्हारी नकली चाबियाँ, विमल जामवंतराव की तरफ घूमा, अगर वॉल्ट के दरवाजे में लग भी जाएं तो इलेक्ट्रिक लॉकिंग कैसे खुलेगी? इलेक्ट्रिक लॉकिंग का ऑफ ऑन स्विच, जामवंतराव बोला, दरवाजे के पहलू में दीवार में एक स्टील बॉक्स में है। उस बॉक्स की डुप्लीकेट चाबी भी मेरे पास है। दरवाज़ा बारूद से नहीं उड़ाया जा सकता? वागले ने पूछा। उड़ाया जा सकता है, खांडेकर बोला। क्यों नहीं उड़ाया जा सकता? बारूद की शक्ति तो बेमिसाल है। कौन सी चीज़ है जो बारूद के आगे टिक सकती है? लेकिन 20 टन के दरवाजे को बारूद से उड़ाने का मतलब समझते हो? इस काम के लिए इतना बारूद दरकार होगा कि दरवाजे के साथ साथ वॉल्ट की सारी इमारत और आसपास की इमारतें भी भग से उड़ जाएंगी और तुम सब भी उनके साथ उड़ जाओगे और धमाका इतनी जोर का होगा कि मुंबई के दूसरे सिरे तक उसकी आवाज़ सुनाई देगी। एक्सप्लोजिव इज आउट, विमल बोला। अब वॉल्ट की सुनो, खांडेकर बोला। उस विशाल वॉल्ट का पूरा खोल यानी कि चारों दीवारें और फर्श और छत सब इस्पात के हैं। इस वजह से जो अलार्म सर्किट दरवाजे को प्रोटेक्ट करता है वो पूरे वॉल्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। यानी कि दरवाजे के अलावा अगर उसमें फर्श के रास्ते या छत के रास्ते या दीवारों के रास्ते भी भीतर घुसने की कोशिश की जाएगी तो इस्पात के खोल से छेड़खानी होते ही अलार्म बज उठेगा। सब विमल की तरफ देखने लगे। अलार्म काटा जा सकता है, विमल बड़े इत्मीनान से बोला। आखिर पुलिस चौकी में लगी घंटी तक गई तो कोई तार ही होगी। जब हमें सिविल रूट्स की खबर लगेगी तो वो तार भी हमसे छुपी नहीं रहेगी जिससे कि हम बड़ी आसानी से काट सकते हैं। कोई कुछ न बोला। खांडेकर से हासिल इस अतिरिक्त जानकारी से अब तो आपको और भी यकीन आ जाना चाहिए कि सिविल के रास्ते ही वॉल्ट को भेदने से हम कामयाब हो सकते हैं। सुरंग खोदना कौन सा आसान काम होगा? जामवंतराव बड़बड़ाया। मैंने कब कहा आसान काम होगा? विमल बोला। लेकिन नामुमकिन तो ना होगा, देर सवेर हो जाने वाला तो होगा। हम सुरंग के रास्ते वॉल्ट में घुसेंगे तो कितनी ही मुश्किलों से तो हमें अपने आप निजात मिल जाएगी। तब हमें गार्डों को ठिकाने नहीं लगाना पड़ेगा। तब हमें उनके किसी कॉर्डलेस टेलीफोन से या किसी और अलार्म के ज़रिए से, जिसकी हो सकता है किसी को खबर ना हो, दहशत नहीं खानी पड़ेगी। एक बार हम वॉल्ट में होंगे तो खुद वॉल्ट का बंद दरवाज़ा हमारा संरक्षण करेगा। एक तो उससे एकाएक कोई भीतर नहीं आ सकेगा, गार्ड भी नहीं। दूसरे ऐसी बारीकी से बना वॉल्ट निश्चय ही साउंड प्रूफ होगा। लॉकरों को तुम्हारी बनाई चाबियाँ न लगी और हमें लॉकरों को काटने के लिए एसिटिलीन टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ गया तो इस प्रकार मचा कोई शोर शराबा बाहर नहीं सुना जा सकेगा। ऊपर से हमारे पास कई घंटों का टाइम होगा जिससे हम बड़े इत्मीनान से अपनी कार्यवाही मुकम्मल कर सकेंगे। ये ठीक कहता है, सतीश आनंद बोला। जामवंतराव को विमल की दखल अंदाजी से अपना और अपनी निगाह में नायाब चीज़ चाबियों का महत्व घटता महसूस हो रहा था। अब तक तो जो फोकस उस पर था अब एकाएक
वो उस नए आदमी की तरफ सरका जा रहा था, जिससे पता नहीं क्यों हर कोई इतना प्रभावित दिखाई देने लगा था। सुरंग खोदने में कई दिन लग सकते हैं, वो विरोधपूर्ण स्वर में बोला। यकीनन लग सकते हैं, कई दिन से ज़्यादा लग सकते हैं। हमारे मतलब का कोई शिविर अगर वॉल के करीब से गुजरता ना निकला तो ये ख्याल हमें छोड़ना भी पड़ सकता है। छोड़ना पड़ सकता है? मुबारक अली हड़बड़ाया। हाँ, हम कोई मील लंबी सुरंग नहीं खोद सकते। कम लंबी सुरंग खोदना भी क्या हंसी खेल होगा? जामवंत राव पूर्वत विरोधपूर्ण स्वर में बोला। हंसी खेल नहीं होगा, विमल बोला, लेकिन आजकल ऐसे कामों के लिए ऐसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं कि सुगठित और अनुशासनिक तरीकों से किए जाने पर यह काम इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तुम्हारी जानकारी के लिए आजकल एक ऐसी ब्लो टॉर्च उपलब्ध है जो कतई आवाज़ नहीं करती और ईंट पत्थर चट्टानों को मक्खन की तरह पिघलाती चली जाती है। कहाँ मिलती है? पता नहीं। फिर क्या फ़ायदा हुआ जब तुम्हें यही नहीं पता कि कहाँ मिलती है? आनंद बोला। तो फिर ये कैसे पता है कि ऐसी कोई टॉर्च होती है? मैंने अखबार में विज्ञापन देखा था। जिस चीज़ का विज्ञापन होता है वो मिलती भी होगी। सुरंग खोदने से जो इतना मलबा निकलेगा, जॉर्ज सेबेस्टियन हिम्मत करके बोला, उसे हम कहाँ ठिकाने लगाएंगे? हाँ, मुबारक अली बड़े प्रशंसात्मक भाव से अपने पट्टे की तरफ देखता हुआ बोला। छोकरा ये बहुत बढ़िया सवाल पूछेला है। मलबा शिविर में पड़ा रहा तो शिविर तो बंद हो जाएगा, और शिविर बंद हो गया तो कमेटी के वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सैनिटरी डिपार्टमेंट। जॉर्ज बोला। हाँ वही, फिर वो तो शिविर खोलने पर पहुंच जाएंगे। ये सब बात की बातें हैं। पहली और अहम बात यह है कि हमें जोहरी बाजार के इलाके के शिविर रूट्स की मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। विमल ठिठका। उसने मुबारक अली की तरफ देखा। तुम इस बाबत कुछ करने वाले थे? हाँ, मुबारक अली बोला। बाप, खाली नहीं बैठा मैं, अपन बहुत कोशिश किएला है इस बाबत। वो क्या है कि कॉरपोरेशन का एक, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कर्मचारी अपन ढूंढेला है। चंदेल नाम है उसका। वो उधर ड्राफ्टमैन है, लेकिन उसे पटाने में, समझाने में, शीशे में उतारने में अभी टाइम लगेगा। कॉरपोरेशन का एक ड्राफ्टमैन तो आनंद के मुंह से निकला। आजकल मेरे घर में पड़ा है। क्या? मुबारक अली सक पकाया। मैंने उससे बात भी की थी। जैसी जानकारी हम चाहते हैं वो सब उसकी पहुंच में है, लेकिन किस्सा क्या है? वागले तनिक उतावले स्वर में बोला। उत्तर में आनंद ने रूपचंद जगनानी से संबंधित सारी दास्तान सविस्तार कह सुनाई। बाप, मुबारक अली तनिक उत्तेजित स्वर में बोला, ये तो घर में ही काम होइला है। उस बुढ़ऊ को पटाओ। वो नहीं पटता। आनंद बोला। मैं तो उसकी सेवाओं के बदले में मोटी रकम का भी इशारा दिया था। वही तो गलती की। विमल बोला। ऊपर से तुमने उस इलाके का भी नाम ले दिया जिसके शिविर रूट्स के नक्शे हमें चाहिए थे। अब जब वो किसी दिन वॉल्ट की डकैती की खबर अखबार में पड़ेगा तो वो झट से समझ जाएगा कि उसमें तुम्हारा ही हाथ था। समझ जाएगा, लेकिन मेरा नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। वो मुझे दगा नहीं देगा। वो कोई एहसान फरामोश बुढ़ा नहीं। ये ना भूलो कि मैंने उसकी जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन उस एहसान का बदला वो नक्शे के मामले में तुम्हारी मदद करके चुकाने को तैयार नहीं। हर आदमी के कुछ उसूल होते हैं। उस बुढ़े का एक उसूल ये भी हो सकता है कि उसकी मदद से अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता था तो ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए था। वो आदमी मेरे साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। कौन कहता है? मेरा दिल कहता है। बल्ले, अरे उस आदमी को अपन के हवाले करो। मुबारक अली तनिक झल्ला कर बोला। अपन उसके सब उसूल निकाल देंगे। बाप, चुटकियों में अपन उसे तीर की तरह सीधा ना किया तो अपन का नाम मुबारक अली नहीं। क्या? आनंद खामोश रहा। है किधर वो? मेरे घर पर। फिर क्या वांदा है? अबे छोकरे, मुबारक अली जॉर्ज से संबोधित हुआ। आनंद के घर जा और अभी का अभी उस बुड्ढे को इधर पकड़ कर ला। खबरदार। तुरंत आनंद तमक कर बोला। क्या खबरदार? मुबारक अली सक पकाया। उस बुड्ढे को कोई हाथ नहीं लगाने का है। वो मेरे खिलाफ जुबान नहीं खोल सकता। वो अपनी नौकरी से दगा नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एहसान फरामोश है, लेकिन फिर भी अगर उससे किसी को खतरा है तो मुझे है। उसके मुंह फाड़ने से अगर शामत आएगी तो मेरी शामत आएगी, और तेरी शामत से हम सब की शामत आएगी। नहीं आएगी। मैं मरता मर जाऊंगा, अपने साथियों के खिलाफ जुबान नहीं खोलूंगा। मेरे को ऐसी नारेबाजी पर विश्वास नहीं। तुम्हें मेरे पर भी विश्वास नहीं? आनंद उठ खड़ा हुआ। मैं ऐसे आदमी के साथ काम नहीं कर सकता जिसका मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया हो। ये, मुबारक अली अपलक उसे देखता हुआ बोला। तुम मेरे को बोला? मुबारक अली को? हाँ, जो तेरा दोस्त है, जो तेरी जिंदगी बनाएला है। हाँ भीड़ू, अभी तेरे को मुबारक अली की दोस्ती ही दिखाई दी है, दुश्मनी नहीं। मुबारक अली से बाहर जाने का मतलब समझता है? समझता हूँ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन अगर तुमने उस बुढ़े के साथ कोई ज्यादती की तो? अबे वो सड़क पर से उठाया हुआ बूढ़ा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तेरा कोई सगे वाला है? वो मेरी शरण में है।
अबे साले साहिबान, विमल तनिक उच्च स्वर में बोला। अगर आप लोग ये शास्त्र बंद करें तो मैं कुछ अर्ज करूं। बोल बाप। मुबारक अली तनिक संभला। तू भी बोल। जो बातें तुम दोनों में हो रही हैं वो ऐसी हैं जैसी लड़के लड़की की अभी शादी हुई ना हो और वो औलाद के बारे में डिस्कशन कर रहे हों। इसलिए ये बेहुदा बहस मुबाहिसा बंद किया जाए। जो जज्बात आनंद के उस बुजुर्गवार के बारे में है, मैं उनकी कदर करता हूँ और इसकी बात में भी विश्वास रखता हूँ कि ये मरता मर जाएगा, लेकिन हम लोगों की बाबत जुबान नहीं खोलेगा। मुबारक अली, आपसी विश्वास के बिना ये किश्ती नहीं चलने वाली। हम एक दूसरे पर शक करते रहेंगे तो मझधार में डूबेंगे। लेकिन मुबारक अली आवेशपूर्ण स्वर में बोला, जब अपने मतलब की जानकारी हासिल करने का जरिया उस बूढ़े की सूरत में हमारे हाथ में है तो कोई जरिया तुम्हारे हाथ में नहीं। ये जोर जबरदस्ती से होने वाला काम नहीं। बूढ़ा हमारे मतलब के नक्शे कोई अपनी जेब में नहीं लिए फिरता होगा। उसके लिए उसे अपने दफ्तर जाना पड़ेगा, जहाँ की तुम उसके साथ नहीं जा सकोगे। वहाँ वो तुम्हारे लिए नक्शे की नकल नहीं बनाएगा, पुलिस से संपर्क करेगा और उन्हें तुम्हारी खबर करेगा। न सिर्फ वो तुम्हारी खबर करेगा बल्कि पुलिस को ये भी बता देगा कि कुछ लोग जौहरी बाजार का वॉल्ट की फिराक में हैं। अब उन साले का पेट नहीं फाड़ देगा। ऐसा कर पाने से पहले तुम जेल में होगे। मैं यूँ खामोखा तिल मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर समझने की काबिलियत रखते हो तो बात को समझो, बात की नज़ाकत को समझो और वो काम करो जिसका अक्ल से कोई रिश्ता हो और जो मुनासिब हो। क्या करूं? तुम चंदेल को ही कल्टीवेट करने की कोशिश करो। क्या करने की कोशिश करूं? कल्टीवेट करने की। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पटाने की। लेकिन और आनंद भी उन बुजुर्गवार को पटाने की कोशिश जारी रखेगा, लेकिन ये तो कहता है कि ये ऐसा नहीं करेगा। मैंने कब कहा? आनंद बोला, मैं बराबर ऐसी कोशिश करूंगा। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। राजी से तो मत बताया उसने कुछ। कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है? विमल बोला। जब आनंद को पूरी नाउम्मीदी हो जाएगी तो हम कोई अगला कदम निर्धारित करेंगे और हो सकता है कि वो अगला कदम उस प्रोग्राम से मिलता जुलता हो जो तुम आजमाना चाहते हो। मुबारक अली ने अनिश्चित भाव से अपने शागिर्द की तरफ देखा। जॉर्ज ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मुबारक अली बोला। विमल ने सबकी तरफ देखा। तमाम से सहमति में हिले। तो फिर विमल उठता हुआ बोला, आज की मीटिंग बर्खास्त की जाए। आनंद बाहर तक विमल और वागले के साथ आया। अभी भीतर वो विमल से बोला, तुमने मुझे सपोर्ट दी, उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे, विमल बोला, ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि तुमने एक मजलूम के लिए अपने दोस्त से टक्कर ली। तुम्हारी उस हरकत से मेरी निगाह में तुम्हारा दर्जा बहुत ऊंचा उठ गया है। किसी मजलूम की हिमायत में आवाज़ उठाना मैं सुरमाई का काम मानता हूँ। हमारे तो धर्म ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ है कि सूरा जो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। उस रात सतीश आनंद एक नई तरह की संतुष्टि का अनुभव करता हुआ अपने घर गया। डैडी, चंदेल ने उसे आवाज़ लगाई। फ़ोन है तुम्हारा। रूपचंद जगनानी ने अपने बोर्ड पर से सिर उठाया तो चंदेल को हाथ में थमे रिसीवर की तरफ इशारा करते पाया। उस रोज़ शुक्रवार था और उसी रोज़ से रूपचंद ने फिर से ऑफिस आना शुरू किया था। उसकी सारी चोटें ठीक नहीं हो गई थी, लेकिन वैसे उसकी हालत में काफ़ी सुधार था, इसलिए उस रोज़ वो दफ्तर आ गया था। दफ्तर में अपने बॉस को और अपने सहयोगी कर्मचारियों को उसने यही बताया था कि फुटपाथ पर पैदल चला आ रहा था, जबकि एक कार वाला उसे साइड मार गया था। हर किसी ने उससे हमदर्दी जाहिर की थी और कहा था कि शुक्र था कि उसकी जान बच गई थी। वो फ़ोन के करीब पहुंचा। उसने रिसीवर अपने कान से लगाया और बोला, हेलो। कौन? पूछा गया। जगनानी, रूपचंद। हरामजादे, कोई ऐसे खूंखार स्वर में बोला कि रूपचंद के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। इतने दिनों से कहाँ छुपा हुआ था? कौन हो तुम? सवाल करता है साले। शनिवार की मार भूल गया? कौन? तो समझता है कि तू हमसे छुपा रह सकता है? हरामी के पिल्ले, तेरी तब तक यूं ही धुनाई होती रहेगी जब तक तू खुद समुद्र में कूद के जान नहीं देगा या रेल की पटरी पर सिर नहीं रख देगा, समझा? लेकिन अब इंतजार कर हमारे से फिर मुलाकात का और मुक्कालात का भी। लाइन कट गई। कांपते हाथों से रूपचंद ने टेलीफोन वापस क्रेडल पर रख दिया। भय और आतंक से उसका मस्तिष्क जड़ हुआ जा रहा था। क्या करे वो? कैसे निजात पाए उस हौलनाक स्थिति से? किससे फरियाद करे? किसकी शरण में जाए? तभी टेलीफोन की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ से रूपचंद यूं चिंका जैसे उसे बिच्छू ने डंक मारा हो। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, आशंकित सा वो माउथ पीस में बोला। अभी वही है। वही खूंखार स्वर फिर उसके कान में पड़ा। जाकर डूब नहीं मरा? सिर नहीं दिया रेल के नीचे? खैर अच्छा ही हुआ। मैं एक बात कहना भूल गया था। सुन रहा है साले? हाँ, रूपचंद फंसे स्वर में बोला। लेकिन मैं थोबड़ा बंद रख और सुन। क्या? अक्ल की बात।
मटके के बारे में या शनिवार को जो कुछ तेरे साथ बीती उसके बारे में अगर तू किसी के सामने मुंह फाड़ा, खासतौर से अपने उस हरामजादे पुलिसिये बेटे या उसकी बीवी के सामने, तो अब ये भी बताऊं कि फिर क्या हश्र होगा तेरा और तेरी औलाद का? बताऊं? नहीं मैं। शाबाश, लाइन फिर कट गई। रूपचंद ने रिसीवर रख दिया और कांपते कदमों से चलता हुआ अपनी सीट पर पहुंचा। उसका बेटा शहर में नहीं था, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में कंपनी के प्यादों के हाथों मीरा और शिल्पा का क्या हश्र हो सकता था, इसे रूपचंद बखूबी समझता था। वे लोग जब चाहते बड़ी सहूलियत से उसकी बहू और उसकी पोती का कत्ल कर सकते थे। फिर वो मन ही मन इकबाल सिंह को गालियां देने लगा। उस हरामजादे इकबाल सिंह की रेस की टिप ने उसकी जिंदगी का खाना खराब करके रख दिया था। नहीं, उसकी क्या गलती थी? गालियों का भंडार खत्म हो गया तो उसने सोचा गलती तो खुद उसकी थी। बेवकूफ़ी की हरकत तो उसने की थी। क्यों उसने कंपनी के पैसे का रिस्क लिया? गलती तो सरासर उसकी थी। भुगतना तो गलती करने वाले को ही पड़ता था। अपनी जिम्मेदारी से वो क्यों कर मुंह मोड़ सकता था? इसी उधेड़बुन में कितना ही वक्त ज़ाया कर चुकने के बाद एकाएक वो उठा और फिर टेलीफोन के करीब पहुंचा। बहुत हिम्मत करके उसने गोविंद दत्तानी को फ़ोन किया। साईं, वो लगभग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मैं रूपचंद बोल रहा हूँ। जगनानी, साईं कसम है तुम्हें झूलेलाल की, फ़ोन बंद मत करना। साईं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? उसे दत्तानी की आवाज़ सुनाई दी। साईं, अगर मैं कंपनी का कैश वापस कर दूं तो मेरे पीछे लगे आदमी वापस बुला लोगे? कोई जवाब न मिला। साईं, रूपचंद व्यग्र भाव से बोला, बड़ी लाइन पर हो ना साईं? पूरी रकम? दत्तानी ने पूछा। हाँ, पूरे 40,000 रुपये। कब? बहुत जल्द। कब? कुछ ही दिनों में। कब? मैं कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकता। उत्कंठा से रूपचंद को पसीना छूटने लगा। लेकिन कसम है मुझे झूलेलाल की, मैं पूरी रकम दूध से धोकर वापस लौटा दूंगा। साईं, खुदा के वास्ते मुझे थोड़ा वक्त दो। नहीं? कितना वक्त? 2 हफ्ता। वो बोला, नहीं 1 महीना। दिया। रूपचंद ने चैन की सांस ली। 1 महीना? वो बोला, 2 हफ्ता। आज 11 तारीख है, 25 तक तुझे अभेदान है। उसके बाद दत्तानी ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया और लाइन काट दी। रिसीवर थामे रूपचंद कितनी देर लंबी लंबी सांसें लेता रहा। यह देखकर उसने बड़ी राहत महसूस की कि चंदेल का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसने जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे का पसीना पोंछा और सतीश आनंद का नंबर डायल किया। पता नहीं वो उस वक्त घर पर होगा या नहीं, लेकिन अब ये ख्याल उसके जहन में आया ही था कि दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। उसने अपना परिचय दिया। अरे हाँ, आनंद की आवाज़ आई। बोलो बुजुर्गवार, कैसी तबीयत है? कैसा कट रहा है ऑफिस में पहला दिन? सब ठीक है, रूपचंद बोला। फ़ोन कैसे किया? मैं एक बात पूछना चाहता था। 2 पूछो बुजुर्गवार। तुमने मुझे एक ऑफ़र दी थी, रूपचंद दबे स्वर में बोला। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या वो ऑफ़र अभी भी ओपन है? ऑफ़र? अच्छा वो, हाँ, क्यों नहीं। तो फिर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसी बाबत कोई बात करने के लिए? हाँ ठीक है, शाम को एल्फ्रेड के बार में आ जाना। ये बार जानते हो ना कहाँ है? जानता हूँ, मैं 6 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर उसने रिसीवर रख दिया। अब एकाएक वो अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करने लगा था। ऑफिस के पृष्ठभाग में एक कोई 5 फुट ऊंची स्टील केबिन थी, जिसके दराज इतने चौड़े थे कि उन्हें खोलने के लिए दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाने पड़ते थे। उन दराजों में ब्लूप्रिंट रखे जाते थे, जिसमें से कुछ की कॉपियों का ख्वाहिशमंद सतीश आनंद था। उन दराजों में से एक से उसने 3 ब्लूप्रिंट निकाले। उसने एक सतर्क निगाह चंदेल की तरफ डाली। चंदेल की उसकी तरफ पीठ थी और वो बड़ी तन्मयता से अपने काम में लगा हुआ था। रूपचंद नक्शे अपनी सीट पर ले आया। फिर अगले ही क्षण उन पर पारदर्शी बटर पेपर लगाकर वो उनकी नकलें तैयार कर रहा था। अंडरवर्ल्ड के अपने भेदियों से बहुत व्यापक पूछताछ के बाद पुलिस के सामने श्याम डोंगरे का नाम आया। उसकी नकली आंख की बाबत पुलिस को बताने वाली एक कॉल गर्ल थी। बकौल उसके 2 साल पहले जब श्याम डोंगरे नाम का एक मामूली मवाली उसके साथ पलंग पर गुत्थम गुत्था हो रहा था, उसकी नकली आंख अपनी कटोरी से बाहर निकलकर उसकी नंगी छाती पर आ गिरी थी। श्याम डोंगरे के बारे में और पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि अब वो सुधर चुका था और जराइम पेशा धंधे छोड़कर होटल सी व्यू में बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर नौकरी करने लगा था। कंपनी के नाम से जानी जाने वाली माफिया स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन से पुलिस नावाकिफ नहीं थी। राज बहादुर बखिया की मौत के बाद पुलिस को ऐसा लगा था कि किसी सरगने के अभाव में स्मगलरों, गैंगस्टरों और गुंडे बदमाशों का वो गिरोह छिन्न भिन्न हो गया था। लेकिन जल्दी ही जब इकबाल सिंह नाम के दादा ने पर निकालने शुरू कर दिए थे तो पुलिस समझ गई थी कि इतनी व्यापक ऑर्गेनाइजेशन एकाएक ही लुप्त हो जाने वाली नहीं थी। इकबाल सिंह क्योंकि बखिया जितना दबंग दादा नहीं था
और क्योंकि उसे अपने से ज़्यादा खौफनाक दादाओं का सहयोग नहीं प्राप्त था, इसलिए पहले की तरह अब कंपनी का धंधा विश्वव्यापी तो नहीं रहा था, लेकिन कंपनी बंद भी नहीं हो गई थी। होटल सी व्यू और सुबह का इंटरनेशनल नामक एक फर्म की ओट में कि पुलिस का उनके किसी काबिल एतराज़ काम पर उंगली रखना मुहाल था। मसलन पुलिस जानती थी कि श्याम डोंगरे एक मवाली के अलावा कुछ नहीं था और कंपनी में उसका कोई इस्तेमाल उसकी उसी काबिलियत से निकलता था, लेकिन दिखावे के लिए वो होटल सी व्यू का सिक्योरिटी अधिकारी था। कमिश्नर ने उसे तलब किया। कमिश्नर के बुलावे से ही डोंगरे समझ गया कि उसकी नकली, पहले से कहीं उम्दा, अब हरगिज़ भी कटोरी से निकलकर गिर न पड़ने वाली आंख का भेद खुल गया था। आखिर नकली आंख वाले दादा मुंबई में कोई 150 तो नहीं हो सकते थे। कमिश्नर जुआरी के हुजूर में पेश होने के लिए रवाना होने से पहले उसने एक टेलीफोन कॉल की और उत्तर मिलने पर सिर्फ इतना कहा, वो घड़ी आ गई है। फिर कमिश्नर के सामने उसकी पेशी हुई तो कमिश्नर सिर से पांव तक उसका मुआयना करता हुआ बोला, तुम हो श्याम डोंगरे? जी हाँ, डोंगरे बड़े अदब से बोला। एक श्याम डोंगरे कहीं फारस रोड पर भटकने वाला मामूली मवाली हुआ करता था। ये कहना तो यूं ही हुआ हुजूर, जैसे मैं कहूँ कि एक जुआरी कभी थाने में बैठने वाला एक मामूली एसीपी हुआ करता था। कमिश्नर हड़बड़ाया। प्रत्यक्ष उसे ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो फिर वो बोला, अब तुम होटल सी व्यू के सिक्योरिटी अधिकारी होते हो? जी हाँ। कैसे बन गए? आप कमिश्नर कैसे बन गए हुजूर? ऐसी जुबान दराजी का अंजाम जानते हो? जानते हो तुम बटियार खाने में नहीं, कमिश्नर के ऑफिस में कमिश्नर के रूबरू खड़े हो। जानता हूँ, डोंगरे धीरे से बोला। शनिवार रात को 10 बजे तुम कहाँ थे? कौन से शनिवार? पिछले शनिवार जो अभी गुजरा है, 6 दिन पहले। सोचना पड़ेगा। हफ्ता 10 दिन में सोच लोगे? हुजूर, इत्तेफाक से मुझे याद ही आ गया है कि मैं उस वक्त कहाँ था। वेरी गुड। वैसे मैं इस तफ्तीश का कुछ मतलब पूछ सकता हूँ? हमें तुम पर शक है कि शनिवार रात को 10 के आसपास सरकारी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में तुमने एक विदेशी महिला का कत्ल किया था। क्या कह रहे हैं हुजूर? ड्रामा मत करो, जो पूछा जाए उसका जवाब दो। आपके पास कोई सबूत है कि मैं? है सबूत। ऐसा सबूत है जो निर्विवाद रूप से तुम्हें अपराधी साबित कर सकता है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें सफाई का मौका दे रहे हैं। शनिवार रात को 10 बजे के करीब तुम कहाँ थे? मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, जो कि सरकारी अस्पताल से मीलों दूर है, ड्रंकन ड्राइविंग का, शराब पीकर गाड़ी चलाने का चालान करवा रहा था। ये रही आपके महकमे के द्वारा जारी की गई चालान की कॉपी और जुर्माने की रसीद। डोंगरे ने जेब से एक पुर्जा निकालकर कमिश्नर के सामने उसकी मेज पर डाल दिया, जिस पर चालान की तारीख, वक्त, जगह, चालान करने वाले सब इंस्पेक्टर का नाम वगैरह सब कुछ दर्ज है। कमिश्नर हक्का बक्का कभी सामने पड़े कागज के पुर्जे को तो कभी सामने खड़े डोंगरे को देखता रहा। फिर उसने पुर्जे को उठाकर बड़ी बारीकी से उसका मुआयना किया। कहीं कोई नुक्स न था। उसने कॉल बेल बजाई। एक हवलदार ने कमरे में कदम रखा। डॉक्टर साहब आए? कमिश्नर ने पूछा। जी हाँ, हवलदार से उत्तर मिला। उन्हें बुलाओ। हवलदार फौरन कमरे से बाहर निकल गया। कुछ क्षण बाद डॉक्टर दस्तूर ने कमिश्नर के कमरे में कदम रखा। डोंगरे ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। इस आदमी को देखिए, कमिश्नर बोला। मिस्टर, जरा साहब की तरफ देखो। ये वो आदमी नहीं, डॉक्टर दस्तूर जल्दी से बोला। आप इसे स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचे उस मरीज की सूरत में नहीं पहचानते जो? नहीं पहचानता। ये वो आदमी नहीं, ये वो नकली एक्सीडेंटल केस नहीं जिसे आपने इसकी दरख्वास्त पर इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंचाया था ताकि ये वहां मौजूद सीहान का कत्ल कर सकता। नहीं, ये वो आदमी नहीं। इसकी एक आंख नकली है और होगी, लेकिन ये वो आदमी नहीं। आप बहुत आनन फानन जवाब दे रहे हैं और मैं बहुत सोच समझ कर जवाब दे रहा हूँ। ये वो आदमी नहीं। आपने ठीक से इसकी सूरत तक नहीं देखी। आपने तो सिर्फ इसकी तरफ निगाह उठाई और कह दिया कि ये वो आदमी नहीं। डॉक्टर दृढ़ता से बोला। ठीक है। कमिश्नर ने असहाय भाव से कंधे उचकाए। आप अगर ऐसा कहते हैं तो ज़रूर नहीं होगा ये वो आदमी। आखिर शिनाख्त तो आप ही ने करनी थी। ये वो आदमी होता तो मैं ज़रूर शिनाख्त करता। जी हाँ, जी हाँ। बहरहाल सहयोग के लिए शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। डॉक्टर दस्तूर ने मशीनी अंदाज से कमिश्नर से हाथ मिलाया और बिना डोंगरे की तरफ निगाह भी उठाए वहाँ से विदा हो गया। आप भी जाइए जनाब। कमिश्नर डोंगरे से यूं बोला जैसे उसे जाने को कहते हुए उसका कलेजा फटा जा रहा हो। शुक्रिया, डोंगरे बोला। शुक्रिया कमिश्नर साहब। ये मेरे चालान की रसीद, इसे यहीं छोड़ जाओ। अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। ये अपना एक निहायत खूबसूरत मकसद बाखूबी हल कर चुकी है। फिर भी ये मेरी है। रसीद तुम्हारे पास पहुंचा दी जाएगी, लेकिन ये मुंबई पुलिस का कमिश्नर तुम्हें आश्वासन दे रहा है। अच्छी बात है। वैसे खुशकिस्मत हो। वो कैसे? कि इतने चुनिंदा वक्त में तुम्हारा चालान हुआ। डोंगरे हंसा और फिर कमिश्नर का अभिवादन करके वहां से विदा हो गया।
कमिश्नर ने एक इंस्पेक्टर को तलब किया। इंस्पेक्टर का नाम फाल्के था। जिस सब इंस्पेक्टर ने ये चालान काटा है, कमिश्नर चालान की रसीद इंस्पेक्टर को थमाता हुआ बोला, उसे ट्रेस करो और कहो कि वह अपनी चालान बुक के साथ मेरे पास पेश हो। यस सर, इंस्पेक्टर बोला। और डॉक्टर दस्तूर के घर से पता करो कि क्या उसकी बीवी और बच्ची सलामत है। मुझे शक हो रहा है कि उस पर कोई दबाव पड़ा है। ऐसा हो सकता था, ये ख्याल हमें पहले आना चाहिए था। हमें डॉक्टर दस्तूर और उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन का कोई इंतजाम करना चाहिए था। सर, बदमाशों को ये नहीं मालूम हो सकता था कि डॉक्टर दस्तूर ने कातिल की शीशे की आंख की बाबत कोई बयान दिया था। फिर कमिश्नर के इशारे पर इंस्पेक्टर वहां से विदा हो गया। तो दोस्तों, ये था चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 7। आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।